वी स्टार्ट द क्लास। तो जो हम लोग आज पहले करना है, विल फर्स्ट डिस्कस द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज। जो आपका आईएएस एग्जामिनेशन है उस कंटेक्स्ट में पहले आज हम लोग पैटर्न और आपका जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको बुक्स और जो स्टडी मटेरियल यू हैव टू यूज़ वो डिस्कस करेंगे, प्लस व्हाट विल बी द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। जो लास्ट ईयर्स के ट्रेंड्स और फ्यूचर में क्या ट्रेंड होने वाला है कमीशन का, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ यू हैव टू कैच। और एक्चुअल क्लास जो आपकी है फिर नेक्स्ट मतलब कल से स्टार्ट होगी आपकी। तो अगर जो लोग पहले से भी एग्जाम दे रहे हों, लेट मत आइए। वैसे ही क्या कहते हैं आपका, वैसे डिस्टर्बेंस ज़्यादा, प्लीज़ लेट मत आइए आप लोग। तो फर्स्ट विल डिस्कस और उसके बाद फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट। सब कुछ आप ही को करना है। तो एक चीज़ दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई और आपको पास कराने वाला है, यू कैन जस्ट गेट अ गाइडेंस कि आपको इस ट्रैक पर चलना है, कहीं पर कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर लेना है। अदरवाइज सेल्फ स्टडी इज अल्टीमेटली गोइंग टू पे यू। तो इसलिए दिमाग में एकदम मत रखिएगा कि आपके पास किसी से कोई कम मटेरियल है या कम आपके पास गाइडेंस है, या आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं, ये नोट्स नहीं है। ये सारी चीज़ें हटाकर स्ट्रेट अपना सिलेबस पकड़िए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पकड़िए और सीधे एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और इन क्लासेस में हम लोग आपको सब कुछ देने की कोशिश करेंगे जो एक कैंडिडेट को आपको चाहिए। कोई भी स्टडी मटेरियल आपको लगता है कि डेफिशिट लगता है कि हमारे पास ये नहीं, तो यू कैन टेल मी, आपको अरेंज कर देंगे वो चीज़। तो सेल्फ स्टडी आपकी की है, ये आपको दिमाग में रखना है पहले तो। सेकेंड जो बात आपकी, दैट इज पेशेंस। पेशेंस इज की टू सक्सेस। तो पेशेंस का मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। हो सकता है आप 222 में एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। हो सकता है आपको एक साल और इंतजार करना पड़े, 2023 में हो। तो पेशेंस मेरा यहाँ पर मतलब है, अगर आप यू आर इन कॉम्पिटिशन, इफ़ यू आर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये दिमाग में आज ही बैठा लीजिए कि जब तक मेरा होगा नहीं तब तक हम तैयारी करते रहेंगे। बिकॉज एवरी वन विल हैव टू वेट फॉर हिज चांस। सारे प्रिपरेशंस के बाद भी यू हैव टू वेट फॉर योर चांस। तो अगर आपने ये दिमाग में बना लिया है कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं एग्ज़ाम उसी फोर्स से, उसी प्रिपरेशन से देता रहूँगा या देती रहूँगी, देन इट इज़ 100% दे आर गोइंग टू क्वालिफाई। ये दिमाग में प्रेशर आपको नहीं आना चाहिए मुझे इसी बार होना है, घर वाले कह रहे हैं कि इसी बार वही ग्रैंड आपके पास है। दिस थिंग यू विल हैव टू मैनेज। ये दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा और घर को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तीसरी बात जो आपकी इंपॉर्टेंट है, दैट इज पढ़ाई का मतलब होता है लिखाई। जो लिख के पढ़ेगा वही पास होगा। जितना आप लिखेंगे, जितना लिखेंगे, कोई बात नहीं समझ में आती तो पूरा पूरा किताब उतार लीजिए, अखबार का पूरा न्यूज़ ही उतार लीजिए। लेकिन आप केवल पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग नथिंग। डेली एक कॉपी आपको भर देना है अपना। डेली आपके पास नई कॉपी स्टार्ट हो रही हो, हमेशा सवेरे उठ रहे हैं तो पहला पन्ना ही खुला हुआ है, लेकिन वो फ्रेश नोटबुक का। तो तीन बातें अगर दिमाग में रखते हैं आप कि अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी इज गोइंग टू गेट योर गोल। सेकेंड पेशेंस, और थर्ड लिख कर पढ़ना है। सेल्फ स्टडी से मतलब यह है कि जो भी आपके पास है
बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है या गाइडेंस है, दैट इज सफिशिएंट। अब आपको कहीं पर ताक झांक नहीं करना है, यहाँ मारने का, दैट इज ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। पेशेंस रखकर और लिख कर पढ़ाई करिए, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। सिविल सर्विसेज हो चाहे जुडिशियल या कोई सर्विसेज आपका हो, बट प्रिपरेशन या जो आपकी तैयारी है दैट हैज़ टू बी वेरी साइंटिफिक। साइंटिफिक से मतलब जो एग्जामिनेशन पैटर्न हो आपको क्लियर हो, क्लियर से मतलब आपको रटा हो कि मेरे ये सिलेबस में है। क्योंकि इस समय एग्जाम्स में ज़्यादातर नई चीज़ें आती हैं, कंटेम्प्रेरी इशूज आते हैं। करंट अफेयर्स अलग चीज़ है, कंटेम्प्रेरी इशू अलग चीज़ है। समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर्स, समकालीन विषय कंटेम्प्रेरी इश्यूज। समकालीन से मतलब यह है जो विषय कल भी महत्वपूर्ण थे, आज भी महत्वपूर्ण है और फ्यूचर में भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मतलब रेलिवेंट, जिनकी रेलिवेंसी है, जिनकी प्रासंगिकता है, कल भी थी, आज भी है और भविष्य में भी है। जैसे आपका क्लाइमेट चेंज इशू आपका पहले भी था, आज भी है, फ्यूचर में भी है। रिस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एनी इवेंचुअलिटी, कोई हादसा होता है, कोई आपात स्थिति पैदा होती है, तो समाज कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, रिस्पॉन्ड करता है उससे। वो कल भी इम्पोर्टेंट था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन जो वो इवेंचुअलिटी है, जो वो इवेंट है, वो चेंज होता रहेगा। इसलिए ज़्यादातर चीज़ें 90% क्वेश्चन आपके नए सब प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। ट्रेन में एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए मदद करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक्सीडेंट में बेचारे उनके घड़ी और चेन निकालने का प्रयास कर देते हैं। दैट इज द रिस्पॉन्स सोसाइटी। आपने कोरोना में भी देखा, कई लोगों ने समाज सेवा किया, कई लोगों ने वहीं पर इनह्यूमन बिहेवियर किया, अमानवीय व्यवहार किया। तो जो भी प्रश्न आपके आते हैं दैट इज सिविल सर्विसेज में खासकर, वो रेलिवेंट और कंटेम्प्रेरी इश्यूज। इसलिए जो हम लोग की क्लास चलेगी वो केवल 3 डे वीक है, मैंने पहले ही बताया, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। फ्राइडे को 1 घंटा, सैटरडे को 1 घंटा और ट्यूसडे को 2 घंटा। स्पेशल क्लासेस जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या जो ऑलरेडी ऑफिसर सिविल सर्वेंट्स हैं इस समय, आईएएस हैं चाहे आईपीएस हैं, उनके बीच बीच में जो क्लासेस होंगी आपके एक्सपर्ट्स की, वो आपके अलग क्लासेस चलेंगे। तो हमारी जो क्लास होगी सिविल सर्विसेज की या करंट अफेयर्स की, वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में जो चीज़ सवाल आनी है, जो इशू आना है, एक लाइन से आपको कोर्स नहीं खत्म करना है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वो आप पढ़ सकते हैं किताब से, कहीं से पढ़ सकते हैं। what you are ultimately going to get in the examination, that will be discussed in this online lecture जो आपका क्लासेस होगा आपका, and 3 days will be more than sufficient। और क्या उसका आधार होगा, किस बेस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द पैटर्न। तो पैटर्न आपका है, कुछ लोगों को जानकारियां होंगी, बल्कि कई लोगों को आपको जानकारियां होंगी, बट स्टिल वी हैव टू गो सिस्टमेटिकली। और जो बोलता आ रहा है उसको लिखते जाइएगा। और एक चीज और, कल ही मैंने बताया था, पहले ही बताया हुआ है, क्लास में यू आर फ्री टू डिस्कस एनीथिंग विद द टीचर। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप मैसेज लिखिए पहले, इमीडिएटली मुझे दिखाई पड़ जाएगा, आई विल एक्सप्लेन इमीडिएटली। नहीं मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, देन आई विल से अनम्यूट योर सेल्फ, अपना माइक ऑन करिए और पूछ लीजिए सवाल। कई चीज़ें नहीं आएंगी तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई इश्यूज ऐसे आएंगे जिसका कि मुझे भी जानकारी नहीं होगी।
बट आप बता दूंगा मैं कि आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिए। साइंस के सवाल आएंगे, मान लीजिए कोई साइंटिफिक इशू है, तो साइंटिफिक इशू में क्या प्रश्न आपका आएगा, क्या आपको पढ़ना, दैट आई विल टेल यू। बट व्हाट इज द साइंस इन्वॉल्व, वो आपको किसी एक्सपर्ट से या अपने किताब से ढूंढ कर पढ़ना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट यू नीड। तो जो मैं लिख बोलूंगा अभी, जो डिस्कस करेंगे उसको लिखते जाइएगा, भले ही आपको जानकारी उसको पहले से होगी। देखिए पहले, सिविल सर्विसेज दैट इज आईएएस एग्जामिनेशन। आईएएस एग्जामिनेशन इज बेसिकली 3 tier एग्जामिनेशन, मतलब 3 स्तर पे एग्जाम है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। दूसरा आपका मेन एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा। और तीसरा आपका इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस आप पार करते हैं, तब आपकी आईएएस की सिविल सर्विस की मेरिट लिस्ट निकलती है। और उस मेरिट लिस्ट में भी आपकी जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग के अनुसार आपको सर्विस अलॉट होती है। आईएएस सिविल सर्विसेज, आईएएस टॉप लोग लेते हैं, आईएफएस फॉरेन सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। रेवेन्यू में 2 सर्विसेज हैं, एक इनकम टैक्स सर्विसेज और एक आपका कस्टमर एक्साइज का है। फिर आपका रेलवेज में आईआरटीएस इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, आईआरपीएस इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज। फिर आईएएएस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। इस सब आपके आईएएस की लिस्ट में है, तो अकॉर्डिंग टू द मेरिट आपको मिलता है। ये सारे बोलते हैं सिविल सर्विसेज। टॉप रैंकर्स आईएएस पे आते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। तो टॉप रैंक पाएंगे तभी आपको आईएएस मिलेगा या आईएफएस मिलेगा, जो आपकी चॉइस होगी। तो 3 tier एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एंड आपका इंटरव्यू। अब देखिए पहला, फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। केवल आपको स्क्रीन किया जाता है, लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, ये एग्जाम होता है। जो पास करेगा मुख्य परीक्षा में, तो केवल स्क्रीन करने के लिए कौन लोग आईएएस एग्जाम देने योग्य हैं, उसकी परीक्षा आपकी है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, इसमें 2 पेपर होता है, 2 पेपर्स। पहला है GS1 जनरल स्टडीज पेपर 1। ये आपका होता है 200 मार्क्स का, और 200 मार्क्स का होता है 2 घंटा टाइम, 2 hours। और 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 सवाल आते हैं। दैट मीन्स एक प्रश्न जो होता है आपका 2 नंबर का होता है। और दूसरा फिर आपका होता है GS2 जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसको कि लोग एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ्स वगैरह आते हैं। ये भी 200 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें 80 सवाल आते हैं, 80 क्वेश्चंस, और 2 घंटे का होता है। तो GS1 GS2 दोनों दो 2 घंटे के होते हैं, दोनों 200 मार्क्स के होते हैं। लेकिन GS1 में आते हैं 100 क्वेश्चंस, GS2 में आपके आते हैं 80 सवाल। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है आपका मल्टीपल स्टाइल का, मतलब बहु विकल्पीय, जो जिसे बोलते हैं आप, ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको टिक करना होता है, गोला भरना होता है, लिखना नहीं है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2, 2-2 घंटा टाइम होता है, दोनों 200 मार्क्स के हैं। GS1 में 100 क्वेश्चन, GS2 में 80 क्वेश्चंस। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है,
मतलब गलत प्रश्न करने पर आपके अंक कटते हैं। यू गेट योर मार्क्स आर रिड्यूस्ड इफ यू आंसर अ क्वेश्चन रॉन्गली। तो 1/3, एक क्वेश्चन जितने मार्क्स का है अगर आपने गलत किया तो जितने मार्क्स का है उसका 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो यही आपका टेस्ट जो आता है जीएस पेपर 2 का, देखिए जीएस पेपर 2 में भी निगेटिव मार्किंग है, जीएस 1 में भी है। और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के जितने मार्क्स होंगे उसका 1/3 नंबर आपका 1/3 मार्क्स आपका कम हो जाएगा। तो आपके सामने प्रश्न यह है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जीएस 1 और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जीएस पेपर 2 का अगर प्रश्न आप गलत करते हैं तो दोनों में कितने कितने मार्क्स कटेंगे आपके एक सवाल पर, जरा बताइए तो कैलकुलेट करके खट तुरंत। तो जीएस पेपर 2 यही सवाल आते हैं ऐसे ही आपके। और जीएस 1 में कितने प्रश्न आप गलत करेंगे तो आपको एक प्रश्न के बराबर का मार्क्स कट जाएगा। ऐसे आपका जीएस 2 बताइए। दो प्रश्न है इसमें, जीएस 1 और जीएस 2 में अगर कोई सवाल आप गलत करते हैं तो कितना अंक आपका कटेगा, और दूसरा सवाल कितने क्वेश्चंस आप जीएस 1 में गलत करेंगे तो आप एक क्वेश्चन के बराबर का मार्क्स का आपका कब कम होगा, कट जाएगा नेगेटिव मार्किंग में। क्वेश्चन क्लियर है आपको? सबको क्वेश्चन क्लियर है? बताइए। सबको क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? ओके, 0.334 मार्क्स। कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट सही नहीं कर पा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, देखिए जीएस 1 क्या है, जीएस 1 100 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स का है। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हुआ। तो अगर एक सवाल आप गलत करते हैं तो कितना मार्क्स आपका कटेगा जीएस 1 में? वो तो आपने 1/3 का बता दिया, 0.3334 करके। नहीं बता पा रहे हैं? 0.66। 0.66 करेक्ट। 2/3 सीधे 2/3 बोलिए। 2 मार्क्स का है तो 2/3 आपका हो जाएगा वो। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। तो जीएस 1 और जीएस 2 दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बहुत वाइल्ड गैस नहीं करना है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में एकदम जो होता है ना वाइल्ड गैस, कुछ भी नहीं आता, आपने कोई भी टिक कर दिया तो चांसेस ज़्यादा हैं गलत होने के। लेकिन आपको लगता है कि 50% चांसेस आपको लगती हैं कि 50-50 ये आंसर सही हो सकता है, या 4 ऑप्शन से आपको लगता है कि 2 ये नहीं हो सकता, इन्हीं दो में से कोई एक है, वहां पर आप गैस कर सकते हैं।
क्योंकि चांसेस आपके 50%। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज आपको पहले से बना के लेके जाने पड़ेंगे, तो हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे अभी। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होता है और केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, केवल इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। यू हैव टू क्वालिफाई। इसका मार्क्स आपका आगे मेरिट में नहीं जुड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, GS1 और GS2 में भी जो सेकेंड पेपर है वो केवल आपको क्वालिफाई करना होता है प्रीलिम्स में। मतलब प्रीलिम्स में पास करने के लिए, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, केवल जो आपका GS पेपर 1 है उससे केवल मेरिट बनती है। GS2 केवल आपको पास करना पड़ता है। 25% मार्क्स आप ले आएंगे तो यू आर थ्रू GS पेपर 2। मेरिट आपकी GS1 से बनेगी, जो आपका 200 मार्क्स का है। तो जो अभी तक का ट्रेंड रहा है लास्ट 5 to 6 ईयर्स का, तो जो स्टूडेंट 60 क्वेश्चन, 100 में से 60 प्रश्न कर ले जाता है वो 100% क्वालिफाई कर जाता है। गारंटेड दैट ही विल क्वालिफाई। 60 आपका सेफ जोन का है, हालांकि 55 तक ही मेरिट जाती है, बट लेकिन आपको 60 का टारगेट लेके चलना है कि मुझे 60 सवाल सही करने हैं। मतलब नेगेटिव मार्किंग है तो इट मीन्स 40 सवाल गलत नहीं होने चाहिए, टच ही नहीं करना आपको। लेकिन मान लिया आपने 90 सवाल अटेम्प्ट किए तो उसमें रेशियो आपका नेगेटिव मार्क्स को भी हटाना पड़ेगा आपका। तो 60 मार्क्स का मतलब ये है, 60 क्वेश्चन का मतलब 120 नंबर। तो अगर 200 में से 120 मार्क्स आप ले आते हैं GS1 में, तब आप पास हैं। तो नेगेटिव मार्किंग कट वट के भी आपका 60 मार्क्स का टारगेट आप लेके चलिए। 55 पे भी आप पास हो जाएंगे, 110 नंबर पे भी, लेकिन योर टारगेट शुड भी 120 मुझे स्कोर करना है। तो अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटजी बनानी है। GS2 केवल पास होना होता है, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं चाहिए। ठीक। इसके बाद आपका जो लोग पास कर जाएंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो मेन एग्जामिनेशन में जाते हैं, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा होती है आपकी सब्जेक्टिव, मतलब लिखना पड़ता है, लिख के आपको आंसर्स देने होते हैं। और उसमें स्मॉल क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस ढेर सारे आते हैं। और पेपर इतना लेंदी होता है कि आपको पेपर मिलते ही स्टार्ट कर देना है। इट मीन्स जो भी आप तैयार करके जाएं कॉन्सेप्चुअली आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, तभी फास्ट राइटिंग आप कर पाते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन जो आपका है वह लिखित परीक्षा होगी, और मेंस और इंटरव्यू मार्क्स पर ही आपका मेरिट बनता है। आप क्वालिफाई कर रहे हैं या किस रैंक पर जा रहे हैं, वो दैट विल डिसाइड योर मेन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू। तो मुख्य परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर होता है आपका होता है लैंग्वेज टेस्ट, भाषा। आपके भाषा की परीक्षा होती है। तो कोई भी जो इंडियन लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज मीन्स एनी लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल जो है, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर लेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, जो भी उसमें है, तमिल हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें इंग्लिश है कि नहीं है 8th शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में इंग्लिश नहीं है, इंडियन लैंग्वेज। तो कोई भी आप इंडियन लैंग्वेज चूज कर लेंगे, वो एग्जाम होगा आपका। तो जनरली नॉर्थ इंडियंस आपके हिंदी चूज करते हैं, वो आपका 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का। और सेकेंड वाला होता है आपका इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जो सबको देना होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स। और ये आपका क्वालिफाइंग है।
लैंग्वेज में केवल आपको पास होना है, आपका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा। इसका भी पासिंग मार्क्स 25% है। इंग्लिश में और हिंदी में आपको 25% मार्क्स पाना है। अगर नहीं पास पा पाएंगे, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपकी कॉपी आके चेक नहीं होती है। क्वालिफाइंग इन नेचर का है, बट यू हैव टू क्वालिफाई, पास करना जरूरी है आपके लिए। लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपका। आपका थर्ड पेपर होता है एसए का, निबंध। वो होता है आपका 250 मार्क्स का। तो आप जब हम लोग पैटर्न डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। मेन फोकस आपका तैयारी का कहाँ होना चाहिए। 250 मार्क्स का आपका एसए का पेपर। अच्छा, जो आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगा, किस भाषा में आप उत्तर देंगे, वो आपके ऊपर है। इंग्लिश चूज कर सकते हैं या एनी इंडियन लैंग्वेज, किसी भी भाषा में आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, मेंस एग्जामिनेशन। लेकिन जो भाषा आप चूज करेंगे हर एक पेपर में वही भाषा होनी चाहिए। तो फर्स्ट पेपर आपका है एसए का, निबंध का, जो 250 मार्क्स का है। इसके अलावा थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर हम लोग अब कहेंगे GS1, जनरल स्टडीज पेपर 1, 250 मार्क्स। फिर जनरल स्टडीज पेपर 2, 250 मार्क्स। फिर जनरल स्टडीज पेपर 3, 250 मार्क्स। जनरल स्टडीज पेपर 4, फिर 250 मार्क्स। तो 250-250 के 4 पेपर होते हैं सामाजिक ज्ञान के, जनरल स्टडीज के, सामान्य ज्ञान के। और 250 मार्क्स का आपका हो गया निबंध। एक लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज, एक एसए और 4 जीएस का। इसके बाद आप ढूंढते हैं, आप हर कैंडिडेट को एक कोई सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐच्छिक विषय। कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, मैथ्स लीजिए, हिंदी लीजिए। लैंग्वेजेस का रिस्ट्रिक्शन है, लैंग्वेज पेपर वही आप लेंगे जो आपने ग्रेजुएशन में लिया हो। पहले लोग ऐसा करते थे कि कभी जनरल हिंदी नहीं पढ़ा, आईएएस में हिंदी ले लिया। कभी आप लोगों ने पाली, एक पेपर है, नहीं पढ़ा लेकिन पाली ले लिया, क्योंकि हाई स्कोरिंग पेपर्स होते थे ये, केवल आईएएस एग्जाम में लोग लेते थे लैंग्वेज। अब ऐसा नहीं है, लैंग्वेज पेपर वही ले पाएगा एज अ सब्जेक्ट। अगर आपको हिंदी लेना है या कोई लैंग्वेज लेना है, लिटरेचर लेना है, भाषा लेना है कोई आपको, वो तभी ले पाएंगे जब आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रहा हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में यू आर फ्री टू चूज एनी वन। आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, सोशियोलॉजी लीजिए। आपने आर्ट्स किया हुआ है, मैथमेटिक्स ले सकते हैं। तो हर कैंडिडेट को एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स ईच। 250 का एक पेपर और 250 का एक पेपर। फिर मुख्य परीक्षा की आपके मेरे, अच्छा, हर पेपर 3 घंटे का होता है। हर पेपर 250 मार्क्स का और 3 घंटे का होता है, और सब्जेक्टिव होता है आपका। तो टोटल मेंस का मार्क्स कितने का हो गया आपका? 250 का निबंध, 1000 का जनरल स्टडीज 4 पेपर, और आपका 500 का एक सब्जेक्ट, मीन्स 1750।
1750 मार्क्स का आपका होता है मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा जो पास करेगा वो इंटरव्यू के लिए जाएगा। और इंटरव्यू होता है आपका 275 मार्क्स का। जो आपका इंटरव्यू होता है पर्सनालिटी टेस्ट, वो होता है 275 नंबर का, 275 मार्क्स। तो टोटल आपका कितना हो गया? 1750 का रिटर्न एग्जामिनेशन और 275 का इंटरव्यू, आपका हो गया 2025 मार्क्स। 50% मार्क्स स्कोर कर जाते हैं तो आप पास हो गए। 50% मार्क्स अगर स्कोर कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन में तो आप इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे और टोटल आ जाएगा, तो आप नाम कहीं ना कहीं लिस्ट में आ जाएगा। अब इसके ऊपर जितना आप आगे बढ़ेंगे मार्क्स आपकी मेरिट अच्छी बनती जाएगी। तो मिनिमम आपका टारगेट है कि हमको 50% मार्क्स लाना है। मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू मिलाकर 50% मार्क्स आपको लाना है, वो आपका टारगेट है। उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें आपके लक पर भी डिपेंड करें कि हाउ यू गेट, मार्किंग कैसे हो जा रही है एग्जामिनर द्वारा, प्लस कुछ आपके क्वेश्चन अच्छे फंस जा रहे हैं एग्जाम में। लेकिन आप तैयारी करके 50% मार्क्स ला सकते हैं और लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं। तो तैयारी आप 50% मार्क्स के लिए करेंगे और आपका सिलेक्शन। तो ये तो एक आपका बेसिक एक लाइन में आपका पैटर्न है। तो आपने देखा है कि पूरा जो सिविल सर्विसेज है वो ज़्यादातर जनरल स्टडीज ओरिएंटेड है। 1000 का जीएस और 250 का आपका 1250। 1750 में से मेन एग्जामिनेशन में 1250 आपका जनरल स्टडीज पर निर्भर करता है। फिर आपका इंटरव्यू अगेन 275 मार्क्स, तो 1250 और 275 में मतलब 1525 नंबर। 2025 में से 1525 मार्क्स जो आपका है दैट इज टोटली ऑन जनरल स्टडीज। तो जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है हमारा, ऑप्शनल सब्जेक्ट हम ये लें, आप लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन उसमें बहुत आपकी एनर्जी नहीं लगानी है। जो भी आपको ठीक ठाक सब्जेक्ट लग रहा है उसको आप ले सकते हैं और उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ये लो क्या करना है। और जो सब्जेक्ट भी आप लेते हैं उसमें भी नई चीज़ें आती हैं। फिलॉसफी तक के सवाल में आता है एनवायरमेंटल फिलॉसफी। तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अगर कोई आप चूज करते हैं वो भी उतना ही अच्छा होगा जब आपका जीएस अच्छा होगा, क्योंकि नई चीज़ें उसमें भी आपको डालनी है। तो जनरल स्टडीज जितना स्ट्रांग करेंगे उतना आपका सिलेक्शन के चांसेस फाइनल सिलेक्शन की भी हैं, प्लस आपका सब्जेक्ट भी की क्वालिटी नई बातों से, जीएस के बातों से जानने से वो सब्जेक्ट की क्वालिटी भी आपकी बढ़ेगी। तो ये तो बेसिक पैटर्न आपका है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि हम लोग कह तो रहे हैं जनरल स्टडीज, तो जनरल स्टडीज जो पहले मतलब होता था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस ऐसे करके, अब ऐसा नहीं है। अब बकायदा जनरल स्टडीज का सिलेबस लिखा हुआ है। जीएस 1 बकायदा 2 पन्ने का सिलेबस है। दैट मीन्स योर सिलेबस इज पिन पॉइंटेड, वेग सिलेबस नहीं है आपका, मेन एग्जामिनेशन में खासकर। इसलिए आपके सिलेबस पर बार बार जोर दिया रहा है कि आपको सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। एक टॉपिक लिखा हुआ है कि नेचुरल रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, ये सिलेबस है आपका। तो आपको पता मुझे
की नेचुरल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वर्ल्ड में। जैसे आपका पेट्रोलियम का है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूल का है। तो जो आपका सिलेबस दिखा हुआ है, सबसे पहला काम तो आपको सिलेबस को समझना है। जो टॉपिक लिखा हुआ है उस टॉपिक का एग्जैक्ट क्या मतलब है। जब आपको पूरा सिलेबस अपना क्लियर होगा तब जो आप नई चीज़ें पढ़ेंगे, हम लोग बुक लिस्ट बताऊंगा आपको, बुक लिस्ट मैगजीन अखबार जो आपका है, तो आप अपनी बात को उसमें से ढूंढ पाएंगे। अदरवाइज वेग स्टडी रहेगी, वेग अखबार पढ़ेंगे, वेग किताब पढ़ेंगे और प्रश्न एक भी नहीं समझ में आएगा वहाँ। अब बहुत ही रेलिवेंट सवाल पूछे जाते हैं, टफ होते हैं। जैसे तो एग्जाम बहुत टफ है, लेकिन उनको गेस करना क्वेश्चंस को बहुत आसान है, क्योंकि रेलिवेंट बातें पूछेंगे वो। अब कौन सा टॉपिक रेलिवेंट है, उस टॉपिक में क्या चीज़ रेलिवेंट है, यही आपको अंडरस्टैंडिंग से अपना डेवलप करना है। यू कैन रीच टू द क्वेश्चन, उस प्रश्न के इर्द गिर्द आप पहुंच सकते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेन एग्जामिनेशन में भी। तो आपको अपने सिलेबस की पैटर्न तो क्लियर बता दिया मैंने ये। अब पैटर्न के बाद सिलेबस जो आपका है, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है उसका क्या अर्थ है। जीएस में कम से कम 100 टॉपिक लिखा हुआ है, ऐसे जीएस 2 में है, जीएस 3 में है, जीएस 4 में है। उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या अर्थ है, सबसे पहले तो आपको यही समझना है। वो बात आप समझेंगे तब जाके कोई चीज़ आप अखबार में देखेंगे, नई बात टीवी में सुनेंगे या कहीं पर आप लेक्चर सुन रहे हैं किसी का, तो वहाँ समझ में आएगा कि हाँ ये तो मेरे सिलेबस का मतलब क्या है। तो जिसको भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है तो पहले उसको अपना सिलेबस रटा होना चाहिए, और सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया हुआ है ही शुड अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। वो टॉपिक उसको समझ में आना चाहिए, उस टॉपिक उस विषय का अर्थ क्या है, तब जाके अपना स्टडी मटेरियल वो बना पाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट आईएएस की किताबें नहीं है। आपको अखबार से, किताब से, किसी लेक्चर से कर को आपको कंसोलिडेट करना है। दूसरा चीज, आईएएस एग्जामिनेशन बेसिकली थॉट प्रोसेस एग्जामिनेशन है, आपके सोचने की शक्ति का परीक्षण है। तो पहले तो आपको अपना सिलेबस समझना है, विषय समझना है, प्लस उससे संबंधित जो चीजें आपकी आ रही हैं, घटित हो रही हैं, उसको आप रिलेट कर पाएं और ये सोच पाएं कि वो ऐसा क्यों हो रहा है या भविष्य में वो क्या शेप ले सकता है। तो यही बात केवल हम लोगों को समझना है। आपको सोचने वाला जो एस्पेक्ट है वो बढ़ाना है। तो लिख के पढ़ाई करनी है, लेकिन जब लिखे तो सोचें कि हम आखिर क्या लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोरोना क्राइसिस का है, अभी मैं कुछ टॉपिक्स आपको दूंगा तो आपसे रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ को। पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस, जो मेन हेडिंग सिलेबस की वो लिखा दे रहा हूँ। सबके पास सिलेबस है कि नहीं है जो तैयारी कर रहे हैं इस बार? सबने सिलेबस लिया है? जिनको भी इस बार एग्जाम देना उन्होंने सिलेबस लिया हुआ है, बताइए। सिलेबस लिया हुआ है? यस, ओके श्रेय। और ओके, और तो जो डिटेल सिलेबस है वो आप लिखिएगा, लेकिन जो मेजर सिलेबस वो लिखा दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए, जीएस 1 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जीएस 1 वो लिखा इसलिए रहे ताकि सिलेबस भी जो आपका डिटेल सिलेबस है उसको, जो छपा हुआ है प्रिंटेड है, उसको चाहिए तो आज रात में या कल सवेरे उसको आप लोग हाथ से पूरा नोट डाउन करिएगा। तो कई टॉपिक्स आपको उसमें ऐसे मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं आ, मतलब आपने सुना नहीं होगा, इन केवल सिलेबस लेके रख लिया है, ऊपर देख लिया हेडिंग हिस्ट्री और छोड़ दिया। तो प्रीलिम्स में तो ठीक है,
लेकिन मेन एग्जामिनेशन में आपको पूरा सिलेबस अपने हाथ से लिख लेना चाहिए, उसको आपको हाथ से लिखना चाहिए। देखिए, प्रिलिमिनरी का जीएस पेपर 1, तो पहला टॉपिक आपका है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। दूसरा टॉपिक आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए, यही दो टॉपिक लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अलग है, नेशनल मूवमेंट अलग है, राष्ट्रीय आंदोलन अलग है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया अलग है, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया अलग चीज है और इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल अलग चीज है, इंडिया नेशनल मूवमेंट अलग चीज है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको समझना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मॉडर्न इंडिया तो राजा राम मोहन राय के साथ आपका आधुनिक भारत स्टार्ट हो गया। व्हेन इंडिया स्टार्ट गेटिंग मॉडर्नाइज्ड, आधुनिकरण कब भारत में का होना शुरू हुआ, समाज का होना शुरू हुआ, इंडियन रेनेसेंस, जो भारत पुनर्जागरण, वो हिस्ट्री अलग है। और नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, वो इवेंट अलग है आपका। फ्रीडम स्ट्रगल के कई इवेंट्स ने भी भारत को मॉडर्नाइज किया। गांधी ने जो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का जो आंदोलन था गांधी जी का, वो राष्ट्रीय आंदोलन का भी हिस्सा था, प्लस उसने भारत में मॉडर्निटी भी लाई, आधुनिकता भी लाई। तो कंसेप्चुअली बातों को समझना ज्यादा जरूरी है। तो आपको समझना चाहिए कि आखिर क्यों उन्होंने दो वर्ड लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट मीन्स दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो पूरा बोला है, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री अलग समझना है और फ्रीडम स्ट्रगल अलग समझना है, फिर दोनों को आपस में रिलेट करना है। थर्ड टॉपिक आपका है इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। आपका अगर बीए में किसी का इकोनॉमिक्स था तो बीए में आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और सिलेबस में यहाँ क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास क्या चीज है, वो सिलेबस लिखा हुआ आपका। तो सोशल डेवलपमेंट से क्या मतलब है, जब इस पर आप गौर करेंगे तब टॉपिक्स पर जाएंगे आप, तब आपको समझ में आएगा बारे में ये जो लिखा हुआ हमारा सोशल डेवलपमेंट संबंधित है। सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स कौन है, तब उस पर आपका ध्यान जाएगा। तो जो सिलेबस लिखा हुआ है उसको समझना जरूरी है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी, पर्यावरण अलग है चीज है, पहले सिलेबस था एनवायरमेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता। फिर आपका क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो पहले आपको ये तो पता है कि तीन शब्द क्या हैं, तब इनकी बातें आपको जो मटेरियल मिलेगा आपको समझ में आएगा। जरा एक प्रश्न लिखिए सब लोग, तो
अरेंज क्रोनोलॉजिकली, निम्नलिखित को क्रमबद्ध करिए। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम घोषणा। फिर लिखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। फिर लिखिए क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। फिर लिखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर लिखिए रामसार साइट्स, RAMSAR, रामसार साइट्स। फिर लिखिए पेरिस एग्रीमेंट, PARIS, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता। उसके बाद लिखिए कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग। और फिर लिखिए कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी। अभी आपका एक क्लाइमेट चेंज पर अभी समिट हुआ था अप्रैल महीने में, अप्रैल 2021 में एक सम्मेलन हुआ था, जो आपके नए राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उसमें इंडिया ने उनके व्यू पॉइंट का लगातार विरोध कर रहा था। व्हाट वाज दैट? पहले इसको क्रमबद्ध कर सकते हैं आप, जो मैंने लिखा है आपको, ये क्रमबद्ध कर सकते हैं इसको? बताइए यस नो। क्रोनोलॉजिकली आप लोग कर सकते हैं उसको? करिए। मुझे बताइए फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा? फर्स्ट में क्या है? ओके, आई थिंक ठीक है, सही सोचा आपने। कार्बन न्यूट्रलिटी एंड में है, कार्बन न्यूट्रलिटी एट द एंड। नहीं नहीं, बिकॉज वी हैव टू अचीव से मतलब नहीं है। दैट इज अ कंसेप्ट विच हैज, लेटेस्ट कंसेप्ट है वो। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, हाँ, नो आइडिया अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी क्लाइमेट चेंज के मेन एग्रीमेंट्स हैं ये। कार्बन न्यूट्रलिटी जो है लेटेस्ट कंसेप्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दिया है। आप लोग प्लीज बाहर जाओ ना, आवाज, क्लास चल रही है। कार्बन न्यूट्रलिटी जो आपका है, जो लेटेस्ट कंसेप्ट है जो प्रेसिडेंट ने दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है, जैसे ही देखिए क्योटो प्रोटोकॉल ही पहला प्रोटोकॉल है, पहला एनवायरनमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट है। तो जो चीज डिसाइड करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, उसको जैसे ही अचीव करना है, तो अमेरिकन और अफ्रीकन और जो ये कंट्रीज हैं, उस टारगेट पर काम करते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज
जैसे वहाँ अचीव करने की स्थिति आती है तुरंत नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, वो उसको पीछे कर देते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट बार बार यही ऑब्जेक्शन करती है कि जो पहले डिसाइड हुआ पहले उसको हम उस टारगेट को फुलफिल करें, तब जाके नए टारगेट सेट करें। पेरिस एग्रीमेंट में कुछ और डिसाइड हुआ, उस पर हम लोग वर्क करना शुरू कर दिए, अब वो आपका 2030 तक का टारगेट है, लेकिन अब अमेरिकन कह रहे हैं कार्बन न्यूट्रलिटी पर आइए आप। तो ये कुछ खास चीजें मैंने जैसे आपको लिखा दिया ये। और क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं से स्टार्ट हुआ क्लाइमेट चेंज का। तो आपको जो सिलेबस में लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और आपका क्लाइमेट चेंज, ये तीनों अलग कंसेप्ट्स हैं। इन तीनों को लेकर अलग अलग फैक्ट्स हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं और एक्ट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट है आपके देश में बना है। तो ये सारे एस्पेक्ट, अब प्लस जो चीज नई चल रही है इस समय वो देखना है। फिर नेक्स्ट आपका जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, और एक आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राजनीति और शासन, गवर्नेंस। अब इंडियन पॉलिटी का क्या मतलब है और गवर्नेंस का क्या मतलब है? 99% स्टूडेंट जो है पढ़ के जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को सोचते हैं कि भारतीय संविधान। तो 25 सवाल अगर आएंगे तो भारतीय संविधान से मुश्किल 6-7 सवाल होंगे, नेक्स्ट पॉलिटी और गवर्नेंस पर होगा। पहला चीज आपको सबके कंसेप्ट समझने होंगे कि जो ये टॉपिक है इसका क्या अर्थ है, तभी जाके आप इसके अंदर क्या पढ़ना है, आपको अपनी किताबों में क्या पढ़ना है, लेटेस्ट भारत सरकार की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें क्या पढ़ना है, नए जो घटनाएं घट रहे, इवेंट्स घट रहे हैं उसमें क्या पढ़ना है। देन यू कैन गेस व्हाट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड। इसलिए आईएएस एग्जाम है तो बहुत टफ, बट वेरी इजी टू गेस कौन सवाल आने वाले हैं। और प्लेन्स तो तब भी आपका डाइसी है, मेन एग्जामिनेशन में तो आप 70 to 80% क्वेश्चन गेस कर सकते हैं, यही सवाल एग्जाम में आना है। किस डेप्थ का सवाल होगा दैट इज अनदर थिंग, टफ सवाल जरूर होगा वो, बट व्हाट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड वो आप गेस कर सकते हैं। ये तो मैंने प्लेन्स का बताया, केवल प्लेन्स में केवल स्ट्रेट लिखा हुआ है, लेकिन मेन एग्जामिनेशन में बहुत इलेबोरेट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो पहला जो आपको काम करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टॉपिक दैट हैज बीन गिवन इन द सिलेबस। जो आपके पाठ्यक्रम में जो विषय लिखा हुआ है उसका क्या अर्थ है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक मतलब क्या है, बेसिक उसके दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं, ये आपका एक बार फ्रेम बन जाएगा, देन यू आर गोइंग टू कैच दोज क्वेश्चंस, दोज मटेरियल जो आपके सराउंडिंग में घूमते टहलते हुए रहेंगे। कभी इंडियन एक्सप्रेस में आएगा, कभी हिंदू अखबार में आएगा, कभी किसी में आएगा, कभी न्यूज में आ रहा होगा। सोशल डेवलपमेंट आप समझ जाएंगे, जब भी इतने अच्छे प्रोग्राम्स आपके दूरदर्शन पे आते हैं सोशल डेवलपमेंट पर, आप पूरा सिलेबस तैयार कर लेंगे अपना। लेकिन अगर आपको पता हो कि सोशल डेवलपमेंट हमारे सिलेबस में है और उसके दायरे में ये बातें आती हैं, तो आपका प्रीलिम्स का हो गया। पेपर 1 का, GS 1 का। अब GS 2 पर आइए। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन से मतलब है व्यक्तिगत कम्युनिकेशन, आप जनरल मास से भी करते हैं और आप व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं।
लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो पहला कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय लेने की प्रक्रिया और समस्याओं को सॉल्व करने की प्रक्रिया। जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य बौद्धिक परीक्षण। फिर आपका बेसिक न्यूमरेसी मतलब मैथमेटिक्स, क्लास 10 लेवल तक लिखा हुआ है, और डाटा इंटरप्रिटेशन क्लास 10। पेपर 2 में ज्यादातर सवाल आपके आते हैं पैराग्राफ में, पैराग्राफ लिखे होंगे, आपको उसको आंसर देना होगा। तो इसमें लिख लीजिए जो आपका जीएस पेपर 2 है, सॉल्व द पेपर्स ऑफ लास्ट 10 years। पिछले 10 वर्ष का आईएएस का पेपर सॉल्व कर लीजिए। यस, पेपर 2, जीएस पेपर 2। अभी 1 पर हम लोग आएंगे क्योंकि 1 से मेरिट बननी है, 1 आपका मेन एग्जामिनेशन में भी आएगा। तो जीएस पेपर 2 जो आपका है, लास्ट 10 years का पेपर सॉल्व करिए आईएएस का। आईएएस प्लेस में जो जीएस पेपर 2 आया लास्ट 10 years का, आप पास करना, सब चीज कर ले आएंगे आप। प्लस क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्लास 5 से लेकर क्लास 10 का एनसीईआरटी की मैथ्स का आंसरिंग सॉल्व कर लीजिए। क्लास 5 टू क्लास 10, कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक की जो एनसीईआरटी किताब आती है मैथमेटिक्स की, वो आप सॉल्व कर लीजिए, और लास्ट 10 years का पेपर सॉल्व कर लीजिए। आपको जीएस पेपर 2 आईएएस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। करने को आप चाहे हजारों किताब पढ़िए, हजारों कोचिंग करिए, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको केवल पास करना है, क्वालिफाई करना है, और सब इसी में सवाल आता है, आप पास कर जाएंगे। क्योंकि जो पैराग्राफ्स आते हैं, पैराग्राफ्स लेटेस्ट कंसेप्ट पर आते हैं, डेमोक्रेसी पर आएगा, ह्यूमन राइट्स पर आएगा, एथिक्स पर आएगा, तो वो अभी आप मेंस में और जीएस 1 में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो स्ट्रेटेजिकली का मतलब हमारा यह है कि मैक्सिमम सवाल आपको करना है। आप केवल लास्ट 10 years, लास्ट 10 years का आप जनरल स्टडीज पेपर 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और मैथमेटिक्स का क्लास 5 टू 10 एनसीईआरटी का सॉल्व कर लीजिए, तब आप जीएस पेपर 2 आपका कंप्लीट है। ठीक, अब आइए मेन एग्जामिनेशन का। तो मेन एग्जामिनेशन में आपका पहला पेपर लैंग्वेज का है, भारतीय भाषा यानी इंडियन लैंग्वेज 8 शेड्यूल का। उसमें बेसिकली निबंध आएगा, प्रेसी राइटिंग आएगा, पैराग्राफ आएगा, जो आप पढ़ते हैं, जो क्लास 10th वगैरह में करते हैं वही चीज। इसका लास्ट 5 years, पिछले 5 साल का पेपर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप ऐसे ही पास हो जाएंगे। निबंध लिखना है आपको, निबंध लिख ही ले जाएंगे। लास्ट 5 years का पेपर सॉल्व करना है, इंडियन लैंग्वेज का भी और इंग्लिश का भी। जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी कुछ वर्ड्स या एस्से वगैरह अलग से तैयार कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एस्से आप लिख सकते हैं, 75 मार्क्स का आता है, एक ऐसे लिख लेंगे आप, उसी में पास हो जाएंगे। तो लैंग्वेज के लिए आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है।
केवल लास्ट 5 ईयर्स का पेपर सॉल्व कर लीजिए आईएएस मेन एग्जामिनेशन का, पास हो जाएंगे आप। जिनका हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश पेपर के लिए एक ऐसे तैयार कर लीजिए ढंग से, 3-4 ऐसे तैयार करें, इसमें से एक आपका आ जाएगा, नहीं तो उसके इर्द गिर्द आएगा, वो आपको लिख के चले जाइए। अब आपका रियल स्टार्ट होता है जनरल स्टडीज पेपर 1। तो केवल मैं आपको लिखा रहा हूँ मोटा मोटा बस, डिटेल जो टॉपिक्स दे रखे हैं 15-20 पूरे एक एक पन्ने का, वो अपना सिलेबस देख लीजिएगा। तो पहला आपका है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारत की संस्कृति और विरासत। अभी मैं बुक्स लिखाऊंगा आपको। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और विरासत। चाहे तो किताब एक लिख ही लीजिए आप। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और एक एएल भाषम की आती है कल्चर के, एएल भाषम, 2 किताब सफिशिएंट है। फिर आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, मतलब इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी के बारे में भी जानना है। तो बुक्स में आपको लिखाऊंगा अभी। तो केवल ये सिलेबस दे रखा है इन्होंने जीएस पेपर 1 में, लेकिन इसका डिटेल में क्या सिलेबस है वो करीब 2 पन्ने का है, वो आप लिख लीजिएगा, मतलब किताब या जो भी आपका नेट से निकालिए चाहे किताब ले आइए। तो एक एक टॉपिक को समझना है उसमें से। उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में लिखा हुआ है की नेचुरल रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसका क्या अर्थ है। तो पहले सिलेबस को आपको समझना है। जीएस पेपर 2 आइए, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपका मेजर हेड्स हैं। इसमें डिटेल में आगे 2 पन्ने का सिलेबस है ये। तो पहला है गवर्नेंस, शासन, गवर्नेंस। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। फिर आपका पॉलिटी, राजनीतिक व्यवस्था। फिर आपका सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है। और फिर आपका इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इंटरनेशनल रिलेशंस से क्या अर्थ होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस किन बातों पर निर्भर करते हैं, ज्योग्राफी पर, मिलिट्री स्ट्रेंथ पर, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन पर, हिस्टोरिकल रिलेशन पर। तो ये कुछ आपको समझना पड़ेगा इसमें। पेपर 2 का मेजर हेड ये है। पेपर 3 लिखिए, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। हिंदी में आपको टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक विकास, एनवायरनमेंट पर्यावरण, सिक्योरिटी सुरक्षा। अब सिक्योरिटी के कई एस्पेक्ट हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी।
आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा। इंटरनल सिक्योरिटी में टेररिज्म है, नक्सलाइट्स इशू है, और एक्सटर्नल में क्या है कि बाहर से आक्रमण होते हैं। लेकिन ये पुराना कंसेप्ट है। अब आपका इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जुड़ा हुआ है आपस में। जो आपके देश के अंदर घटनाएं हो रही हैं, पता लगा कि बाहर से प्रायोजित हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का कंसेप्ट समझना होगा। डिफरेंट एजेंसीज कैसे टैकल हो रहा है, क्या भविष्य में क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब जैसे कोरोना को लेकर ही अभी भी एक कुछ परसेंट लोग अभी भी मानते हैं कि ये प्रायोजित है। दिस इज बायोलॉजिकल वॉरफेयर। आपका हेल्थ इश्यूज भी डिसाइड किया जा रहा है विदेशों द्वारा। तो आपको इस बात को समझना है। फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। कितने एक्ट हैं जरा बताइए तो। इस समय आपका जो हम लोग कहेंगे कि हिट पिछले 1.5 ईयर्स, पिछले 1.5 साल से हर व्यक्ति कम से कम दिन में 1,000 बार कोरोना का नाम लेता है। एवरी पर्सन। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, सब कुछ बंद है, केवल कोरोना चल रहा है। और आप लोग उसके तैयारी करने वाले छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट पर हमारे देश में कितने लॉ हैं, क्योंकि एवरीथिंग, हिंदुस्तान की खास बात है कि इंडिया इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। कुछ भी होना है तो विधि के रूल ऑफ लॉ से होना है। तो कितने एक्ट हैं हमारे यहाँ। एक बताया आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और केवल एक ही एक्ट है आपका। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही है कि और भी कोई एक्ट है। क्योंकि हर जो एक्ट लगता है उसके अनुसार राइट्स एंड ड्यूटीज बदल जाती हैं। सरकार के ड्यूटीज बदल जाएंगी, आपके राइट्स बदल जाएंगे। एक एपिडेमिक एक्ट है, ज़्यादातर वही प्रयोग हो रहा है। एपिडेमिक एक्ट लगाकर कर्फ्यू लगा दे रहे हैं। डिजास्टर तो मैनेजमेंट एक्ट है। डिजास्टर का कैसे प्रबंधन करना है, हाउ टू मैनेज टैकल इट। जो आपका ये लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन में क्या लगता है, किस नियम के तहत लॉकडाउन लग रहा है। भाई कोई भी काम आपके यहाँ होगा तो ऐसा नहीं होगा लॉकडाउन लगाया जा रहा है बार बार, तो किस एक्ट के तहत। आज भी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। एनडीएमए गाइडलाइन ठीक है, वन ऑफ द ठीक है, एनडीएमए गाइडलाइंस है। आपका एपिडेमिक एक्ट भी है 1897 का, उसमें कई चीजें हैं। आजकल एफआईआर हो रही हैं, एफआईआर हो रही हैं लोगों के ऊपर। अगर लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं उन पर एफआईआर, तो एक्ट लगता है सेक्शन 5 और 6 ऑफ एपिडेमिक एक्ट। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के लिए जो एनडीएमए आपका है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसमें एक अथॉरिटी एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। तो अभी आपने सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा होगा करीब 10-15 दिन पहले, कोई कमेंट किया इसी एक्ट को लेकर, पढ़ा किसी ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज नॉट डन इट्स ड्यूटी, हैज नॉट डन इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटी। जो इस अधिनियम में अधिकार, जो कर्तव्य दिया हुआ है अथॉरिटी के ऊपर, वो उसने अपना सही ढंग से पूरा नहीं किया। और एनडीएमए के चेयरमैन हैं एक्स ऑफ पदेन अध्यक्ष आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कि जो लोगों की डेथ हुई, अभी तक गाइडलाइंस नहीं बनाई कि किसको कितना मुआवजा मिलेगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट
डेफिनेशंस, एक्ट, अथॉरिटीज, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी बात है। स्पेसिफिक सिलेबस आप में है। और चौथा पेपर आपका GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। GS4 जो आपका है, एथिक्स मतलब नैतिकता, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब यहाँ पर बेसिकली, हालांकि इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता और अखंडता। यहाँ इंटीग्रिटी से मतलब है आप कितने, मतलब आप कहते हैं करप्शन का जो अपोजिट कह सके, इंटीग्रिटी मतलब, तो बताएगा हिंदी में इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? ईमानदारी से जुड़ा हुआ शब्द है ये इंटीग्रिटी। और तीसरा आपका है एप्टीट्यूड, मतलब क्षमता। एक तरीके से किसी भी कार्य करने का आपकी क्षमता क्या है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो इसमें भी सिलेबस जो आपका GS पेपर 4 है, इसका भी डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है आपके, जो सिलेबस आपका है। तो ये मैंने आपको बताया GS1, GS2, GS3, GS4, ये चारों पेपर हैं। तो जनरल स्टडीज अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी अब वो नहीं है, बाकायदा टॉपिक्स लिखा हुआ है। उन टॉपिक्स का अर्थ क्या है, क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल अपना इसमें डेवलप करना है। पहले जैसे IAS का ये किताब चलती है ऐसे ऐसे, अब नहीं है कुछ ऐसा। यू हैव टू डेवलप योर ओन स्टडी मटेरियल। इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। यस, हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यू एंड ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी मतलब इसका पैरामीटर क्या है, उसका मापदंड क्या है। तो GS1, GS2, GS3, GS4 जो हम लोग क्लास चलेगी, GS1 फ्राइडे सैटरडे एंड संडे की, वो बेसिकली चलेगी करंट अफेयर्स की। लेकिन करंट अफेयर्स तो चलेगा ही, सारा जो सिलेबस आपका है वो कवर हो रहा है उससे। तो जो लेटेस्ट रेलिवेंट चीजें हैं जो आपके सिलेबस में कवर हो रही हैं, वो डिस्कस हम लोग करेंगे। और जनरल स्टडीज पेपर 2 जो आपका, वो तो डिटेल में पूरा करेंगे। जो आपकी क्लास चलेगी, GS पेपर 2 चलेगा पूरा, करंट अफेयर्स चलेगा पूरा, प्लस जो चारों पेपर आपके हैं उससे संबंधित जो रेलिवेंट कंटेम्प्रेरी समकालीन विषय इस समय चल रहे हैं, वो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ सिलेबस आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट 100 आउट ऑफ 100 कवर होगा आपका। उसके अलावा इसका GS पेपर 2 100% कवर होगा आपका। रेस्ट का 75% सिलेबस हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए बुक लिस्ट बनाऊंगा, वो आपको बुक पढ़ लेना है। और जैसे आपका जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स वगैरह का, इसके एक आध एक्सपर्ट्स हैं, वो बीच बीच में आपकी क्लास लेते रहेंगे। तो जो आपकी क्लास चलनी है वो बेसिकली करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के साथ साथ जो जनरल स्टडीज पेपर 2 है, ये तो आपका कंप्लीट चलेगा 100%। बाकी GS1, GS3 और GS4 भी लगभग पूरा चलेगा आपका। GS1 और GS3 जो आपके रेलिवेंट इश्यूज इस समय है, जो आपके सिलेबस में है, वो कवर होंगे। ट्रेडिशनली चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं चलेंगी। तो मैं आपको लिखा दूंगा बुक लिस्ट चलेगा। और जो क्लास आपकी चलेगी 3 दिन की आपका, तो पूरे एग्जाम में आपको GS1, GS2, GS3 में क्या करना है, पूरा फुल सारी बातें मिल जाएंगे आपको। कौन से प्रश्न उसमें आने की संभावना है, सिक्योरिटी पर इशू में क्या आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या आएगा, एनवायरनमेंट में क्या आ सकता है। पेपर 2 तो पूरा हम लोग करेंगे, बाकी में भी क्या चीज़ें आएंगी, वो टॉपिक, वो इशू, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
स्टडी मटेरियल आपको डेवलप करना है। जो चीज़ें आज के पहले थी वो एग्जाम में अब नहीं आने वाली है। इसलिए आप देखें कि कोचिंग्स, कितनी भी कोचिंगें होती हैं, कितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, कहीं से कोई एक भी प्रश्न एग्जाम में किसी का नहीं फंसता है। आप केवल एक बेसिक चीज़ तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज जो एग्जाम में स्टडी मटेरियल आना वो तो आपको स्वयं तैयार करना है, बिकॉज दैट चेंजेस एवरी ईयर। जो 2021 में पॉलिटी पर सवाल आएंगे एकदम अलग होंगे वो, क्योंकि जो घटनाएं साल भर घटित हैं उसके आधार पर आएगा। किताबों में तो 3 साल के बाद आने वाला है, आप एग्जाम इसी साल आ जाएगा। यू हैव टू स्टडी योर स्टडी मटेरियल योर सेल्फ। इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, इस क्लासेस में आपको हेल्प मिलेगी। उसका आधार क्या होगा लिख लीजिए, जो क्लास है उसका आधार क्या होगा। देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, फ्रंट लाइन एक मैगजीन आती है, फ्रंट लाइन 15 दिन में एक बार आती है, प्लस इंडिया ईयर बुक, भारत सरकार की किताब एक आती है इंडिया करके, भारत 2021-22 वाली है, वो किताब आपके आधार रहेगी। राज्यसभा टीवी, जितने आपके सिलेबस दे रखे हैं साल भर में हर एक पर एक न एक प्रोग्राम उसमें एग्जाम उसमें आपका राज्यसभा टीवी पर आ जाता है। राज्यसभा टीवी का करंट अफेयर्स का प्रोग्राम 1 घंटे का, प्लस जो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं ये, कभी सिक्योरिटी पर, कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कभी सोशल डेवलपमेंट पर, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम का होता है। तो जो आपकी क्लास चलेगी वो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडिया 2021-22 का आपका, राज्यसभा टीवी, प्लस एक मैगजीन आती है आपकी वर्ल्ड फोकस, वो आपका रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, ये आपका जो हम लोग बात कर रहे हैं करंट एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज। और जो जीएस पेपर 2 होगा उसका तो बुक लिस्ट में आपको लिखाऊंगा, तो जीएस पेपर 2 आपका उसी किताबों से पढ़ाया जाएगा। तो जीएस पेपर 2 कंप्लीट आपका क्लास में चलेगा, करंट अफेयर्स पूरा चलेगा, और जो जीएस पेपर 4 है वो तो एथिक्स का है, वो तो एक्सपर्ट आई कराएंगे आपको। जीएस 1 और 3 में जो समकालीन जो इस समय विषय चल रहे हैं उससे संबंधित सारी बातें। अब आइए, जो बुक लिस्ट आपको यूज करनी है, पहले मैं आपको बुक लिस्ट लिखा रहा हूँ, केवल आपको वही पढ़ना है अभी। फिर आफ्टर 3 मंथ्स या कहेगा प्रीलिम्स के बाद, फिर मैं आपको सेकेंड कुछ बुक्स और लिखाऊंगा। अभी सारा बुक्स ले लेंगे तो आपके ऊपर एक बर्डन रहेगा और आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे। देखिए, पहले तो एनसीईआरटी बुक्स लिखिए, आप लोगों ने ले भी रखा होगा एनसीईआरटी बुक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, क्लास 8 से लेकर 12 तक, क्लास 8 से लेकर 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी की जितने बुक्स आ रही हैं आपको सब ले लेनी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की क्लास 8 से, उसमें आपको किताब मिलेगी, अर्थ पर मिलेगी, हैबिटेट पर मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छा इकोनॉमिक्स का भी, इकोनॉमिक्स का 9, 10, 11, 12 आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर मिलेगी 9, 10 की, 9, 10, 9, 10, 11, 12 की इकोनॉमिक्स की।
पॉलिटी का लिखिए, आवर पार्लियामेंट, सुभाष कश्यप की, आवर पार्लियामेंट, हमारी संसद। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, सुभाष कश्यप की। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सुभाष कश्यप की। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, सुभाष कश्यप की। और पॉलिटिकल सिस्टम, क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी, पॉलिटिकल सिस्टम करके क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी। और एक आपका इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क, क्लास 11 एनसीईआरटी, इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क। तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ये हो गया आपका। और लिखिए न्यूज़पेपर आपका द हिंदू, द हिंदू लिखिए, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। फ्रंट लाइन मैगजीन, और राज्यसभा टीवी, राज्यसभा टीवी पर जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम आता है। भारत 2021, इंडिया 2021। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार की लेनी है। और एक एनसीईआरटी का आते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, एनसीईआरटी किताब है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये आपके बुक लिस्ट हैं जो आपको, अच्छा हिस्ट्री में लिखिए मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ग्रोवर, ग्रोवर की आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ग्रोवर की। और एक इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, बिपिन चंद्रा की, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, बिपिन चंद्रा की। और बिपिन चंद्रा की एक आती है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो भी आपके सिलेबस में है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक उनकी प्री इंडिपेंडेंस की और पोस्ट इंडिपेंडेंस की है बिपिन चंद्र की। और एक आपका ऑक्सफोर्ड एटलस, एक एटलस लेना है। और एक आपको लेना है कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट, संविधान का बेयर एक्ट आता है, सिर्फ उसमें जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं।
और जनरल साइंस के लिए एक स्पेक्ट्रम की किताब आती है, स्पेक्ट्रम जनरल साइंस। और अनसॉल्व पेपर्स, पिछले वर्षों के जो अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर्स के, सॉल्व नहीं लेना है, जो सॉल्व पेपर है वो नहीं लेना है आपको, अनसॉल्व पेपर प्रीलिम्स का भी और मेंस एग्जामिनेशन का भी, पिछले 10 साल का ले लीजिए आप, प्रीलिम्स का और मेन एग्जामिनेशन दोनों का अनसॉल्व पेपर और आपका सिलेबस। और इकोनॉमिक्स में लेना है आपको, एक पेंगुइन की डिक्शनरी आती है इकोनॉमिक्स करके, पेंगुइन की डिक्शनरी, ये आपको पढ़ना है। अगर आप सिस्टमेटिकली अरेंज कर लीजिए, हिस्ट्री वाली किताबें हो गई, ज्योग्राफी की ये हो गई, एनवायरनमेंट की ये हो गई, इकोनॉमिक्स की ये हो गई, पॉलिटी की ये हो गई, साइंस की किताब लिखाई मैंने वो लिख ली, साइंस की लिखिए 9th 10th की भी, एनसीईआरटी 9th and 10th साइंस। तो आप बना लीजिए बाकायदा, हिस्ट्री वाली, ज्योग्राफी वाली, इकोनॉमिक्स वाली, पॉलिटी वाली, एनवायरनमेंट की, साइंस की, दो सेक्ट एक तरफ से पढ़ना शुरू करिए, 2 सब्जेक्ट उठाइए, डेली 2 सब्जेक्ट पढ़िए, एक खत्म करिए, बस 2 खत्म हो फिर आगे 2 और लगाइए। और जब मेरी क्लास चला करेगी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट होता है वो जरूर लेके आना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट होता है जिसमें सिर्फ आर्टिकल्स होते हैं वो किताब आपको अपने साथ लेकर आनी है। क्लास जो आपकी चलेगी, जनरल स्टडीज मेन एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज पेपर 2 पूरा चलेगा, प्लस करंट अफेयर्स, और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जो करंट से जुड़े हुए हैं आपके, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, साइंस का, पॉलिटी का, एनवायरनमेंट का, सारी चीज़ें आपकी चलेंगी जो कि कवर करेंगी, प्रीलिम्स भी और मेंस भी। तो ये मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बताई थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर थोड़ा सा और माइन्यूटली कैसे आपको पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, कि कोई इशू आता है तो कैसे एटलस से स्टार्ट करें, कैसे कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप ये किताबें खरीदिए, बुक्स खरीद लीजिए और उनको सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर लीजिए, ये हिस्ट्री हो गई, ये ज्योग्राफी की हो गई, इकोनॉमिक्स की हो गई, ऐसे ऐसे करके आपका, और एक लाइन से पढ़ना स्टार्ट करिए। जिसको इस साल प्रीलिम्स देना है आराम से 2 महीने में पढ़ लेगा और पास हो जाएगा, जिसको इस साल नहीं देना है वो भी अक्टूबर तक केवल इतना ही पढ़े, अक्टूबर के बाद फिर थोड़ा सा हम लोग होराइजन बदल और बढ़ाएंगे, जिसमें कि मेंस के लिए कुछ किताबें आपको और ऐड करनी पड़ेंगी। जिसको इस साल प्रीलिम्स देना है वो केवल यही पढ़े जो मैंने बताया है, जिसको इस साल नहीं देना है वो भी केवल इतना ही पढ़े। प्रीलिम्स के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे, कि 2 4 बुक्स और आपका जो ओपन यूनिवर्सिटी है, मतलब आपका एनआईएस है, नेशनल ओपन स्कूल, उसकी कुछ किताबें बड़ी अच्छी हैं, इंडियन सोसाइटी किताबें, सोसाइटी के लिए आपके जो किताबें पेपर सिलेबस में दिया हुआ है। तो सिस्टमेटिकली चलिए, इतनी किताबें हैं, ये इतना ही बहुत है 2 महीने कवर करने में आपको। जिसको इस साल प्रीलिम्स देना है अब उनका ही और शी शुड हैव 1 पॉइंट प्रोग्राम। जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर होना है, हार्डली 2.5 मंथ्स है, तो एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की पढ़ाई अब शुरू कर दीजिए आप। 8 to 10 आवर्स पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट 2.5 मंथ्स तक, और आप फ्रेश आज भी स्टार्ट करें। पहला शब्द अगर आज पढ़ें, आप पहली किताब आज ही खोलें, तब भी आप क्वालिफाई कर जाने वाले हैं। जो करंट वाला टॉपिक्स हम लोग जनवरी 2021 से स्टार्ट करेंगे,
जनवरी 2021 के बाद से स्टार्ट करें ताकि आपका पूरा ये कवर हो जाए। सिस्टमेटिकली करिए, जिनको इस साल देना है वो भी, जिनको नेक्स्ट ईयर देना है उनको भी। नेक्स्ट क्लास आपके नेक्स्ट फ्राइडे को ही चलेगी। इसको हम लोग फिर थोड़ा सा माइन्यूटली डिस्कस करके फिर एक ट्रैक पर ले आएंगे। अब जाके सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, इन किताबों को खरीद लाइए। और जो मैंने अखबार मैगजीन बताया है ये सब इंग्लिश में है। जिनका हिंदी मीडियम है तो कोई ऑल्टरनेट अखबार ले सकते हैं आप, लेकिन मटेरियल आपको जो इन अखबारों का ये एग्जाम में आता है वो मटेरियल आपको क्लास में मिल जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। नवभारत टाइम्स से ले सकते हैं, बाकी सारी किताबें हिंदी में आती हैं। आप फ्रंट लाइन मत लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस मत लीजिए, नवभारत टाइम्स अखबार लीजिए। नवभारत टाइम्स है दैनिक जागरण, दो अखबार ले लीजिए, तो एटलीस्ट वो टॉपिक्स हो जाएंगे। भले ही उस ढंग से नहीं आता जैसे एग्जाम में आता है, वो इनमें आता है, लेकिन आपको अवेयरनेस रहेगी कि ऐसे ऐसे होना है। बाकी सारी किताबें हिंदी में आती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और माइन्यूटली डिस्कस करेंगे जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर। हालांकि मैं क्वेश्चंस तो काफ़ी लेके आया था आपको जो नई घटनाओं, लेकिन इसमें कम से कम फिर 1 घंटा लग जाएगा आपका, कि जो नए टॉपिक्स चल रहे हैं उससे कैसे वो रिलेट करने वाले हैं, सवाल वही पूछ जाने हो, चाहे पॉलिटी के, चाहे आपके साइंस वाले, चाहे एनवायरनमेंट वाले, तमाम चीज़ें। तो नेक्स्ट जो क्लास चलेगा दैट विल अगेन ऑन फ्राइडे। और वो टाइम अब रहेगा आपका 9 बजे रहेगा टाइम, थोड़ा क्लास एक्सटेंड करता भी है तो 11 बजे तक खत्म हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट वीक से क्लास आपका 9 बजे रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा और माइन्यूटली डिस्कस करेंगे और फिर सीधे कैसे क्वेश्चंस कैच करने हैं, जो टॉपिक चल रहे हैं कैसे आपके सिलेबस से संबंधित है, वो थोड़ा डिस्कस करके फिर हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आने के पहले ये सारी किताबें खरीद लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और बीच में किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे पर्सनल मैसेज आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, सर ये किताब मिल रही है, वो जब भी आपका दिक्कत आ रही है, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे के आने के पहले आप सेट रहें, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए सही डायरेक्शन में। और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। किसी को कुछ पूछना है आज? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग टुडे? तो क्यों आज जनरल बातें ही बताई हैं। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा और हम लोग स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की ठीक है, बट देखिए एक चीज़ और, यू हैव टू स्टडी द बेस्ट बुक एंड ओरिजिनल बुक। आईएएस में एक चीज़ और रिक्वायर्ड है, आपको सबसे अच्छी किताब पढ़नी है, और जो मौलिक किताब है, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में भी सफिशिएंट है, लेकिन इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल विपिन चंद्रा से उतारा है, इन्होंने ग्रोवर की किताब से ही उतारा है, एनसीईआरटी से ही उतारा है, तो इन्होंने शॉर्ट करके अपने ढंग से कर दिया है। एंड यू डोंट हैव टू गो अकॉर्डिंग टू देम, आपको अपने दिमाग से लिखना है। तो टाइम दोनों में बराबर लगेगा आपको, किताब आप पढ़ेंगी, स्पेक्ट्रम में दोनों बराबर टाइम लगेगा। स्पेक्ट्रम में अच्छी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी किताब है, लेकिन आपके पास सफिशिएंट टाइम है, टाइम से एकदम मत घबराइए। ओरिजिनल बुक से एक बार ही पढ़ेंगे तो बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।